मुजफ्फरपुर में करजा थाना क्षेत्र के चिकनौटा गांव में उसका ससुराल है, जहां उसकी पत्नी है और मनोज की अपनी पत्नी से अच्छे संबंध भी नहीं है। बावजूद इसके छुपने के लिए, चूंकि उसको आशंका थी कि अगर वो अपने घर पहुंचे तो पुलिस उसका पीछा कर सकती है, तो ससुराल में छुपने के लिए आ गया था, जहां उसके संबंध भी अच्छे नहीं थे। लेकिन उसका मोबाइल उसे धोखा दे गई और मोबाइल की वजह से वह ट्रैक कर लिया गया। रात के 12:30 बजे दिल्ली पुलिस और मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम कर उसे गिरफ्तार किया है। और जो मेरी बात हुई है मनोज के सास और उसके साले से, कि उसने इस बात का यहाँ जिक्र भी किया था कि दिल्ली में ऐसी घटना घटी है। हालांकि परिजनों की नजर में उसने खुद को बेकसूर और निर्दोष बताया और उसने कहा कि एक लड़का के साथ रहता था जो उसका मित्र है, उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है और डर के मारे वह भागा है। हालांकि उसकी बातों में सच्चाई नहीं कही जा सकती है, इसलिए कि वह यहाँ आया तो फिर वह बार बार झूठ बोल रहा था। इस बीच पुलिस ने उसका मोबाइल भी ट्रैक करने का प्रयास किया है, उसने मोबाइल पुलिस को नहीं दिया। नतीजतन पुलिस को जो वहाँ एक मोबाइल मिला जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया हुआ उसके साले रंजन की मोबाइल है। फिलहाल पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लेकर कहाँ रखा है ये पता नहीं चल रहा है। हम लोगों ने काफी मेहनत की, बावजूद इसके पुलिस ने उस आरोपी को कहाँ रखा है इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है। और फिलहाल मॉर्निंग कोर्ट है और कोर्ट में उसकी पेशी की जाएगी और सीजेएम की अदालत के बाद जिस तरीके का निर्णय कोर्ट से आएगा उसके बाद फिर पुलिस अगली कार्रवाई करेगी। सबसे बड़ी बात की इतनी बड़ी उपलब्धि जो मुजफ्फरपुर पुलिस को हाथ लगी है, बावजूद इसके पुलिस कुछ बताना नहीं चाहती। एसएसपी फोन पर बात नहीं करते, डीएसपी इसकी जानकारी नहीं देते, तो एक रहस्य पुलिस की भूमिका क्यों ऐसी है, थोड़ा सा इस बात पर रहस्य भी देखने को मिल रहा है। जी धन्यवाद सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में 5 साल की मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि मुजफ्फरपुर के करजा के चिकनौटा गांव में जाकर छुपा हुआ था। ससुराल बताया जा रहा है ये आरोपी का, वहां वह छुपा हुआ था और पुलिस ने मोबाइल फोन ट्रैक करके उसे वहां से ढूंढ निकाला है। उधर मध्य प्रदेश के सिवनी में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसे जंगल में फेंक देने का मामला सामने आया है। सिवनी के घनसौर का ये मामला है, जहां पड़ोस में रहने वाला एक शख्स 4 साल की इस मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर जंगल ले गया, जहां उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया और बच्ची के बेहोश हो जाने के बाद उसे जंगल में ही छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने मंत्री अजय विश्नोई पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। भूरिया ने कहा है कि अजय विश्नोई ने वेटनरी डॉक्टर से उसके तबादले के एवज में उसकी बीवी की मांग की थी और ऐसे मंत्री को कैबिनेट में रहने की जगह बर्खास्त कर देना चाहिए। हालांकि हम आपको बता दें कि ये कांतिलाल भूरिया के आरोप हैं जो जांच का विषय है और इन आरोपों पर अजय विश्नोई की प्रतिक्रिया भी आना बाकी है। अजय विश्नोई, अब भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए मैंने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। अजय विश्नोई जी ये उसका दलाल जो सप्लाई करने का काम करने वाला एक डॉक्टर वेटनरी का, उसका ट्रांसफर वो परेशान था परिवार से कि साहब मेरे मैंने दया कर दो, मेरी परिवार वहां इधर उधर है, कई बीमारी से परेशान कर, कम से कम थोड़ी सुविधा। तो उसके अपना कहे कि तुम्हारी बीबी मंत्री जी के यहाँ बुला रहा, मंत्री जी। वो खबर उनको भेजी तो उनको इतना बुरा लगा कि ये आखिर में क्या है, मानवता के नाम की कोई चीज नहीं। एक माँ किसी की बेटी बहू और उसके बिना कोई डॉक्टर बेचारा उसको परेशानी में कह रहा मेरा ट्रांसफर कर दो और उसकी बीबी पेश करने के लिए बात कर रहा, तो उसकी हम निंदा करते कड़े शब्दों में। भारतीय नारी के साथ, मध्य प्रदेश में नारी के साथ जो उन्होंने सलूक किया, ऐसी कितनी माताएं बहनें बेटियां हैं, उनको किस तरह से शर्म के मारे बोल नहीं पाई, पर उस महिला को हम धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने हिम्मत तो दिखाई। इस मंत्री के खिलाफ जो इस तरह से बयानबाजी करने का काम करने वाले मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए था, पर नहीं। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक,
और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक, हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राधिक मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक, हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। दिन भर खबरें जो बनाते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। गाजियाबाद में ईटीवी की खबर का असर हुआ है। थाने में दरोगा को धमकाने वाले सपा नेता नाहर सिंह यादव पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल इस मामले में ईटीवी द्वारा की गई कवरेज का संज्ञान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद लिया था। आपको बता दें कि शुक्रवार को गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में सपा नेता नाहर सिंह यादव ने दारोगा को न सिर्फ धमकी दी थी बल्कि उनके परिवार के साथ बदतमीजी करने की धमकी भी दी थी। परिवार का कोई आदमी डंडे खाएगा? चलो ठीक है, ये माफी मांग रहे हैं, यहाँ से कप्तान को बुलाइए, धरना करके बैठेंगे और इसके साथ बदतमीजी भी करेंगे। इधर मेरठ में शुक्रवार देर शाम हथियारों से लैस बदमाशों ने युवक को गोलियों से भून दिया। ये सनसनीखेज वारदात मेरठ के थाना जानी क्षेत्र के सिसौला गांव की है, जहां अब्दुल्ला नाम का युवक बाजार में एक दुकान के बाहर खड़ा था। तभी बाइक सवार बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सरेआम हत्याकांड से सनसनी फैल गई। आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत किया। इधर कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में स्थित न्यू मलिक ट्रांसपोर्ट के गोदाम में शुक्रवार दोपहर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया और आग ट्रांसपोर्ट के पूरे गोदाम में फैल गई। बात करेंगे राजस्थान की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से कांग्रेस संदेश यात्रा के चौथे चरण का आगाज बागड़ से करेंगे। मुख्यमंत्री बांसवाड़ा से 67 करोड़ की लागत से बनने वाले सीवरेज प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में भवन का भी शिलान्यास करेंगे। इसके बाद गहलोत सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कर कुशलबाग मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। गहलोत के साथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान और मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की नींव रखी। इस मौके पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, सांसद महेश जोशी, राजस्थान फाउंडेशन के उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा, नगरीय विकास विभाग के SACS GS संधू और JDC कुलदीप राका सहित JDA के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार।
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे कर्ण पीड़ा आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। पशु विश्राम आसन को करने के लिए दोनों पैर सामने से खोल लेंगे। पहले दोनों हाथ थाइस के पास में रखते हुए अब धीरे धीरे एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए पैर के पंजों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और दूसरे पैर को घुटने को मोड़ते हुए अर्थात एड़ी को जंघा के मूल पे रखेंगे, थाइस के बेस में रखेंगे। अब जो घुटना आगे की तरफ है उसको श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं उसी तरफ और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए पहले हथेलियों को, फिर कोहनियों को और फिर ललाट को टिका दें। नीचे जाएं तो आंखें कोमलता से बंद रखें और चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला रखें और बिल्कुल स्वस्थ है तो श्वास रोक सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएं और साइड से नीचे करें। इस तरह से बदल बदल कर इस आसन का अभ्यास करेंगे, अर्थात एक पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे और दूसरे पैर की एड़ी को जंघा के मूल पर रखेंगे, थाइस के बेस में रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथ पूरे ऊपर उठा लें और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए झुकें आगे की ओर। कर्ण पीड़ा आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए दोनों हाथ थाइस के पास में रख लेंगे। दोनों पैर भी मिला के रखें, अर्थात एड़ी पंजे मिला कर रखें। श्वास की गति को सामान्य कर लें पहले, अर्थात श्वास की गति को सामान्य करने का तरीका है लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। अब धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर उठाएं, 90 डिग्री कोण पर ऊपर ले जाएं। अब धीरे धीरे पैरों को और ऊपर उठाते हुए कमर पर हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं और धीरे धीरे घुटनों से पैर को मोड़ते हुए अर्थात घुटनों को कान के टच कराने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हुए कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें और श्वास की गति को सामान्य रखें। बिल्कुल धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों की कमर पे सपोर्ट रखें और बिल्कुल धीरे धीरे कमर को जमीन पे रखें पहले और फिर दोनों पैर की एड़ियों को आराम से रखेंगे। अब एक बार करने के पश्चात 5 से 10 सेकंड का विश्राम कर लें। एक बार फिर से इस आसन का अभ्यास हम देखेंगे। दोनों पैरों में मिला के रखें और एकदम धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री कोण पे ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को कमर पे सपोर्ट देते हुए बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं। दोनों घुटनों को कान के टच कराने की कोशिश करें। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखें, हथेलियों का रुख जमीन की तरफ रखते हुए कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन में बने रहें। श्वास की गति बिल्कुल सामान्य रखें। अपनी पूरी एकाग्रता अपने शरीर पर बनाए रखें, शरीर का संतुलन बनाए रखें और जब वापस आए तो बिल्कुल धीरे धीरे वापस आए, अर्थात एड़ियों को जमीन पे गिराएंगे नहीं, पैरों को बिल्कुल धीरे धीरे वापस लेकर आए। रिलैक्स, विश्राम, सामान्य कर लेंगे श्वास को, अर्थात 2 या 3 बार इस आसन का अभ्यास हम कर सकते हैं और फाइनल पोजीशन में कोशिश करें कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को बनाए रखें, अर्थात फाइनल पोजीशन में रोक कर रखें। लेकिन जिनको हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क या कमर दर्द की शिकायत जिनको रहती हो, वे लोग इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें। पूरे शरीर की रक्त संचरण की क्रिया सिर की तरफ होती है, अर्थात चेहरे की मांसपेशियों के लिए भी विशेष तौर से लाभकारी है ये आसन। लेकिन जिनको अक्सर चक्कर आते हैं वे लोग इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें। जिनको मोटापा है उनके लिए तो बेहद उपयोगी है ये कर्ण पीड़ासन का अभ्यास। आज का योग मंत्र है, जो व्यक्ति हर पल हर समय प्रसन्नचित्त रहता है वह हमेशा सुखी और निरोग रहता है, और जो व्यक्ति हंसना नहीं जानता वह हर पल दुखी रहता है और रोग में रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या है खास आज के कार्यक्रम में। आंवले में फूल की अवस्था पर देखरेख प्रबंधन, जरबेरा की फसल में इस समय किए जाने वाले प्रबंधन कार्य, किसान भाइयों, फलोत्पादन के अंतर्गत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आंवला बागानों की, क्योंकि इसके बागान हमारे राज्य की उसरीली भूमि वाले किसानों के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं। अतः जिन किसान भाइयों ने आंवला के बागान लगा रखे हैं, तो उनको इस गर्मी के मौसम में आवश्यकता होगी कि वह अपने बागानों की देखभाल सही ढंग से करे, क्योंकि यह समय फूल की अवस्था का है और हमारे द्वारा इस अवस्था पर कुछ लापरवाहियां कर दी जाती है, जैसे बाग की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देना, अनावश्यक शाखाओं को न काटना व फसल सुरक्षा पर ध्यान न देना आदि, जिसके चलते फूलों से कम फल बनते हैं और जो बनते भी हैं तो शीघ्र ही झड़ जाते हैं, जिससे किसान भाइयों को हानि का सामना करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, किस प्रकार करें हम फूल की अवस्था पर आंवले के बाग का देखरेख प्रबंधन, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आंवले के बाग में इस समय आ चुका है। ऐसे में किसान भाइयों को कुछ सावधानियों को अपनाने की जरूरत होती है, ताकि आने वाले दिनों में बाग में फूल की तुलना में फल भी अधिक आए। तो किसान भाइयों, सर्वप्रथम आपको बताना चाहेंगे जल प्रबंधन के बारे में। तो इस समय अर्थात फूल की अवस्था पर किसी भी हालत में बाग में सिंचाई न करें, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में नमी बनाए रखने के लिए तने के आसपास घास फूस या पुआल से पलवार अवश्य बिछा दें। इसके बाद जब फल बन जाए तब उस समय हल्की सिंचाई करें, लेकिन इसका अंतराल 30 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। अतः जून माह तक यह सावधानी अवश्य रखें। तत्पश्चात बरसात आने के बाद सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि उचित जल निकास की व्यवस्था करनी पड़ती है। किसान भाइयों, इस समय प्राकृतिक आपदाएं जैसे आंधी, अनियमित वर्षा इत्यादि आंवले के फलन को बहुत प्रभावित करते हैं। ऐसे में यदि बाग के चारों तरफ वायुरोधी वृक्ष जैसे शीशम, यूकेलिप्टस आदि लगाए गए हैं, तो फूल या फलों पर विपरीत प्रभाव कम पड़ता है। अगर आंवले के बाग में पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें, तो आप इस समय किसी भी उर्वरक का प्रयोग नहीं करेंगे। उर्वरकों के प्रयोग का उपयुक्त समय जुलाई एवं जनवरी का माह होता है। किसान भाइयों, आंवले के बाग में देखा जाता है कि मुख्य तना के नीचे कुछ अवांछित शाखाएं निकलती हैं, जो कि पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं। अतः ऐसी शाखाएं दिखाई दे रही हैं तो कटाई छंटाई अवश्य कर दें। साथ ही मुख्य फल वृक्ष पर ऐसा कोई तना दिखाई दे रहा है जो कि सूखा हुआ है और उस पर फूल नहीं आया है, तब ऐसी शाखाओं की भी काट छांट कर देनी चाहिए। इन प्रबंधनों के अतिरिक्त आप आंवला के बागों में कीटों से सुरक्षा के उपायों को भी अवश्य अपनाएं, क्योंकि आंवले के बाग में फूल एवं फलन पर इनके द्वारा विपरीत प्रभाव देखा जाता है। इसलिए सर्वप्रथम शूट गाल मेकर कीट की बात करते हैं, जिसे शाखा गांठ कीट के नाम से भी जाना जाता है।
इस कीट का यदि प्रकोप हो जाता है तो उस शाखा का विकास रुक जाता है और उस पर फल नहीं आते हैं। इससे प्रभावित शाखा का अग्रिम भाग फूल जाता है, जो आसानी से स्पष्ट हो जाता है। शाखा को तोड़कर उस भाग को यदि फाड़ते हैं तो उसमें से एक काले रंग का कीट दिखाई देता है। अतः इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत ही सुरक्षा के उपायों को अपनाना आवश्यक हो जाता है। तो सर्वप्रथम आप यह करें कि जो भी शाखाएं इस कीट से प्रभावित दिखाई दे रही हैं, उन्हें सिकेटियर की सहायता से काट दें और ले जाकर जला दें या मिट्टी में दबा दें। इस समय किसी रसायन का छिड़काव न करें, बल्कि बरसात शुरू होने से पूर्व मोनोक्रोटोफास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। दूसरा प्रमुख कीट जिसका इस समय प्रकोप दिखाई दे रहा है वह है छाल खाने वाला कीट। इस कीट का प्रभाव मुख्य तना से लेकर ऊपरी मोटे तने पर होता है। यह कीट तने में छेद कर अंदर प्रवेश कर जाता है और हरे भाग को खाता रहता है तथा अवशेष पदार्थ के रूप में एक स्क्रीटा निकालता है, जो चॉकलेट रंग का बुरादा बाहर की तरफ देखा जा सकता है और इसे देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इस पर छाल खाने वाले कीट का प्रकोप है। इसके प्रबंधन के लिए आप छिद्र के आसपास सफाई करके छिद्र में बारीक तार डालकर कीटों को नष्ट कर दें। उसके बाद डाइक्लोरोवास रसायन या मिट्टी का तेल या पेट्रोल रुई में भिगोकर तीली की सहायता से छिद्रों में डालकर मिट्टी से या मिट्टी और गोबर के मिश्रण से छिद्रों को अच्छी प्रकार बंद कर दें। इस प्रकार किसान भाइयों, आंवला के बाग में इन बताए गए प्रबंधन तकनीकों को अपनाते हैं तो आप अपने आंवले के बाग से आशातीत उपज एवं आय अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत यदि गेहूं की बात की जाए तो अपने प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोई जाने वाली यह फसल इस समय परिपक्व अवस्था में खेतों में खड़ी है। अतः इस अवस्था पर सही प्रकार से कटाई, मड़ाई एवं भंडारण करके ही अपने उपज को सुरक्षित रखकर अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। परंतु प्रायः देखा जाता है कि कुछ किसान भाई बुआई से लेकर खड़ी फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों को सही प्रकार से संपादित तो कर लेते हैं, लेकिन कटाई से भंडारण तक के कार्यों में कुछ न कुछ लापरवाही या अज्ञानता के फलस्वरूप गेहूं के उपज का कुछ हिस्सा नष्ट हो जाता है। यदि कमियों पर गौर करें तो अपरिपक्व अवस्था में गेहूं की कटाई करना, सही प्रकार से मड़ाई एवं भंडारण न करना इत्यादि कारणों से बालियों का झड़ना, दानों का टूटना, भंडारण के समय हानिकारक कीटों द्वारा उपज का क्षति होना देखा जाता है। अतः किसान भाइयों, यदि आपने गेहूं की फसल लगाई है तो कटाई से लेकर भंडारण तक किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इस विषय पर अपने अनुभव को बता रहे हैं ग्राम दलहेड़ी, जिला सहारनपुर के प्रगतिशील किसान राजवीर सिंह। सबसे पहले हमें यह देखना है हमारा खेत तैयार हो गया है नहीं हो गया। उसके लिए हम खेत पे जाएं और बाली को देखें। हमारी सारी पत्तियां सूख चुकी हैं, बाली हमारी थोड़ी तिरछी हो चुकी है, तो समझ लो हमारा गेहूं कटाई के लिए तैयार है। रंग हमारी बाली का गोल्डन कलर का हो जाए और अगर तब भी पता न लगे तो हम गेहूं का दाना निकालकर उसे चबाकर देख लें। अगर वो कट देगी बोलता है तो समझ लो हमारा गेहूं कटाई के लिए तैयार है। हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी फसल जो है 85 से 90% पक जानी चाहिए। हमारे यहाँ 3 प्रकार की कटाई करने के साधन है। एक तो मैनुअल हाथ द्वारा करते हैं दांती की सहायता से, दूसरी रिपर की सहायता से, तीसरी कंपाइन की सहायता से। लेकिन हमारे यहाँ छोटे किसान हैं, छोटे खेत हैं, इसलिए हमारे यहाँ जो है कंपाइन और रिपर कामयाब नहीं है। इसलिए हमें अपने हाथ से कटाई करवानी चाहिए। इसको हम जड़ से मिला के काटना चाहिए ताकि हमें भूसा ज्यादा मिले और अगली फसल के लिए ठुंड कम बचे। इनको 3-4 दिन तक पड़ा रहने दे। जो पुली बंधवाते हैं, इसकी बंडल बंधवाते हैं, इनको 3-4 दिन तक पड़ा रहने दे। उसके बाद सूख जाए, सूखने के बाद इसकी थ्रेसिंग में मड़ाई करवाएं और मड़ाई करते समय ये ध्यान रखें कि आपका जो लान है जो पूरी तरह सूख गया हो और उसको जो है आप निकलवाएं। अगर आप थोड़ा नरम निकलवाएंगे तो आपके नाज में भी दिक्कत आएगी, भंडारण में, और आपको भूसा भी अच्छा नहीं मिलेगा, आपका डीजल भी ज्यादा लगेगा। फिर थ्रेसिंग होने के बाद आप इसको घर ले जाएं
घर ले जाकर के इसको सुखाएं, धूप में सुखा सकते हैं और 1-2 दिन इसको ठंडा होने दें। उसके बाद इसको नमी है 12% होनी चाहिए, उसके बाद आप इसको भंडारण कर सकते हैं। किसान भाइयों, भंडारण प्रक्रिया की समस्त जानकारी हेतु मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. तिवारी से। ध्यान रखें कि जहां मड़ाई के उपरांत इसको स्टोरेज करना है उसकी भी आपको साफ सफाई और रख रखाव दुरुस्त रहे। इसके लिए वहां पर जो है आपको ध्यान रखना है कि उसको अगर वहां पर दीवालों में छेद है तो उसको भंग कर देना है, गंदगी है तो उसे साफ करा देना है। कोई पहले से उस भंडार गृह में अगर कीड़े वगैरह हैं तो उनको कीटनाशी के माध्यम से या फ्यूमिगेशन के माध्यम से नष्ट कर दें। मड़ाई के बाद किस चीज में रखना है इसको जरूर देख लें कि बोरों में रखना है या भंडार पात्र में रखना है। तो अगर किसी भी तरह से अगर आपको बोरों में रखना है तो निश्चित ही ध्यान रखें कि बोरे साफ सुथरे हों, नए हों, और अगर पुराने बोरे प्रयोग कर रहे हैं तो उसको धूप में उलट के सुखा दें, और नहीं तो बोरों को पूरी तरह से किसी भी कीटनाशी में उबलते हुए पानी में डाल के और कीटनाशी की थोड़ी सी मात्रा डाल दें और जिससे वो मर जाए, कीड़े वगैरह अगर हैं। उसके बाद आप जो है अब कैसे रखेंगे इसको भी ध्यान रखने की बात है। तो हमेशा दीवार से हटके अनाज को भंडारित किया जाता है, तो दीवार से 1-1.5 फीट छोड़ के आप नीचे जो है लकड़ी के पटरे बिछा लें, नहीं तो उस पर पटरे के ऊपर प्लास्टिक की सीट बिछा लें और फिर एक करके बोरे को भंडारित करें। एक बोरे से दूसरे बोरे के बीच में ऐसी छल्ली लगाएं कि बहुत सारा जगह न हो, एक दूसरे पर सटे हुए हों। और एक ये ध्यान रखें कि 1 क्विंटल के लिए 3 मिलीग्राम आपका एल्युमिनियम फास्फाइड पर्याप्त है। इस तरह से जितनी छल्लियां लगाएं उसके ऊपर एल्युमिनियम फास्फाइड के पाउच हैं जिस पर किसान भाई उस पर जो है रख के और इसको फ्यूमिगेट करते जाएं। अंतिम में जितनी छल्ली लगा लें उसके ऊपर भी एक बार जो है इस जहर का एल्युमिनियम फास्फाइड का जरूर प्रयोग करें। दूसरा, अगर आप भंडार पात्र में रखते हैं तो उसमें भी ध्यान यही रखें कि पूरी तरह से भंडार पात्र सुरक्षित हो, उसमें हवा बाहर की न जा सके, नमी न जा सके, इस हिसाब से सुरक्षित होना चाहिए। उसके बाद इसी तरह से एल्युमिनियम फास्फाइड के पाउच हैं, इनको जो है आप उसमें रख के और बंद कर दें और ये ध्यान रखें कि किसी भी दशा में इसका गैस या हवा निकलने न पाए। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक ब्रेक का। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक